Hello everyone, I am Navneet Chhabra. I'll be taking up your discussion of science and technology section. I hope आपका टेस्ट अच्छा गया है and you have learnt new things. चलिए discussion start करते हैं. So the first question in the science and technology section is with respect to the brain computer interface. ये topic news में क्यों है? What is the context of this question? So basically this is in the news because of Mr. Elon Musk. अक्सर एलॉन मस्क के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस टाइम आल्सो ही हैज डन द सेम. सो ही इज को-फाउंडर ऑफ वन ऑफ द कंपनीज न्यूरालिंक. न्यूरालिंक ने व्हाट दे हैव डन इज दे हैव पुट अ रियल कंप्यूटर चिप, एक कंप्यूटर चिप ली, एक कॉइन साइज चिप ली, एंड दे हैव पुट इट इनसाइड अ पर्सन्स ब्रेन. नाउ यूजिंग दिस चिप दैट पर्सन कैन कंट्रोल ऑल द एक्सटर्नल गैजेट्स जस्ट बाय थिंकिंग. अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसके पीछे का, इस न्यूरालिंक की जो चिप है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. इस वर्ड को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. बाय द वे हम पहले आंसर मार्क कर लेते हैं फिर हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेंगे. सो आंसर इज डी. इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइस. मान लीजिए कि आज की डेट पे आपको इफ यू हैव टू वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, व्हाट यू विल डू, you will open the Netflix app, type the name of the movie and then the movie will start. और for example अगर आप Alexa जैसे कुछ gadgets use करते हैं, you will give voice command and then movie will start. अगर ये experiment successful रहता है, so what will happen is you will just think कि मुझे Netflix पे ये movie देखनी है and movie will run. अब ये तो एक basic application हो गया. थोड़ा सा advanced सोचिए. For example एक smart car आती है and you just think that the car should start driving. तो कार ड्राइव होना चालू हो जाएगी. अब इस टेक्नोलॉजी को हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो हमने नाम दिया है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है. देखिए ब्रेन ये एक इंटरफेस है, ये चिप जो है दैट इज जस्ट एन इंटरफेस दैट इज कनेक्टिंग द ब्रेन विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर मतलब कोई भी एक्सटर्नल गैजेट, राइट? अच्छा, क्या ये बीसीआई जो टेक्नोलॉजी है इज दैट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय न्यूरालिंक? ऐसा नहीं है. सो इट हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर डिकेड्स. अराउंड 2 डिकेड पहले भी हमने एक रोबोटिक आर्म को जस्ट थॉट से कंट्रोल करने की कोशिश की थी एंड इट वाज सक्सेसफुल. व्हाट एलॉन मस्क इज डूइंग न्यू इज दिस दैट दे आर टारगेटिंग इट एट अ लार्ज स्केल. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ थॉट. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पहला जो यूज केस प्लान किया है दैट इज दिस कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है सो दे आर ट्राइंग टू यूज इट फॉर पीपल हु डू नॉट हैव लिम्स, जिनके आर्म्स और लेग्स नहीं है. So we have lot of gadgets that we humans have developed which these people cannot use because they do not have their limbs. But अगर वो gadgets thought से control कर सकें so their life can be improved significantly. So that is the first use case that the Elon Musk is thinking of. अच्छा, यहाँ पे आप एक छोटी सी फोटो देख रहे हैं मंकी की. What is this monkey doing here? सो ह्यूमंस में एक्सपेरिमेंट करने से पहले ऑब्वियसली ये एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट किया गया था. आप इस वीडियो को जाके सर्च करिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. सो उन्होंने पहले मंकी में ये चिप इंस्टॉल की एंड दैट मंकी वाज प्लेइंग अ वीडियो गेम जस्ट थ्रू हिज थॉट्स. ओके, सो उसके बाद जब ये सक्सेसफुल रहा देन दे हैव रिसेंटली डन एन इम्प्लांटेशन ऑफ दैट चिप इन ह्यूमन. अब ये आगे कितना सक्सेसफुल रहता है वो तो देखा जाएगा. बट वन थिंग इज वेरी श्योर कि इसका पोटेंशियल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज वेरी हाई. पॉजिटिव की तो हमने बात की, नेगेटिव कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर उस चिप को कोई हैक कर ले तो, राइट? सो दैट कैन लीड टू डिजास्टर थिंग्स. I'll do give you one thought experiment. आप सोच के देखिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कितने एक्सट्रीम चीजें हो सकती हैं. एंड इफ यू वुड लाइक टू शेयर दैट इन द कमेंट्स इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ साइ-फाई मूवी. ठीक है, इससे पूरी एक साइ-फाई मूवी की स्क्रिप्ट बन सकती है इसके पोटेंशियल से. दिस टेक्नोलॉजी इज दैट रिवॉल्यूशनरी. चलिए, एनीवेज हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज विथ रिस्पेक्ट टू निपा वायरस. क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ द निपा आउटब्रेक इन केरला, राइट? कुछ और भी डेवलपमेंट्स थी बट हम उसके आगे बात करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे. अच्छा, इसका पहले हम देखते हैं आंसर क्या है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन is the first statement is right. Yes, Nipah virus does not spread as quickly as the COVID-19 virus. Transmission Nipah virus का बहुत स्लो है. अगर COVID-19 जितना फास्ट होता तो obviously आप देख रहे होते बहुत significant higher outbreak. But there is something that it has higher fatality rate. This is also true.
निपा वायरस की जो फैटेलिटी रेट है दैट इज समवेयर अराउंड 60%, जबकि कोविड के केस में अराउंड 3 to 5% फैटेलिटी रेट का मतलब अगर कोई उस डिसीज से इन्फेक्ट हुआ है तो कितने लोग की डेथ होगी। निपा वायरस के केस में इट्स वेरी हाई। बट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट निपा वायरस स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस बट इट्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। नो, इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हर कुछ थ्योरेटिकली रट के रखनी है। इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज, इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल। आपने सुना होगा कि जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है और स्पेशली द फैमिली मेंबर्स, दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड। ऐसा क्यों हो रहा होगा? सिंपली बिकॉज इट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट? देयर इज वन अनदर लॉजिकल थॉट दैट आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इज दिस। देखिए, अगर कोई डिसीज बहुत ज्यादा फैल रही है, राइट, तो उस डिसीज के ह्यूमन ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अनलेस एंड अनटिल वो जिस एनिमल से आ रही है वो एनिमल ही बहुत कॉमन हो। मान लीजिए कि अगर पोल्ट्री से आ रही है कोई डिसीज, राइट, अब पोल्ट्री से ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज वेरी हाई, तो अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं भी हो रहा होगा, इवन इन दैट केस ट्रांसमिशन रेट कैन बी वेरी हाई। बट अगर मान लीजिए निपा वायरस के केस में हम अभी देखने वाले हैं दैट इट कम्स फ्रॉम बैट, राइट, अब बैट से तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट इतना हाई नहीं है, तो जस्ट बिकॉज बैट से ही ट्रांसफर हो रही है अपने आप में निपा का आउटब्रेक नहीं हो सकता। इट इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो लॉजिकली भी इसको अप्रोच किया जा सकता था। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन विच आई वांट यू टू हैव। देखिए, यहां पे पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट ये था कि निपा वायरस का कोविड वायरस से कंपैरिजन। अब दुनिया भर के वायरस है, दुनिया भर की डिसीज है, so should we read about the comparison of all the virus with COVID? ऐसा तो नहीं होगा। फिर हमने निपा वायरस का पूछा क्यों? there is a background behind it. So what happened is कि निपा का आउटब्रेक पहला जो आया था that happened during the COVID, और लोगों ने अचानक से एक र्यूमर फैलाना चालू कर दिया that some other virus has come which is even more deadly than COVID। और कोविड का टाइम हम सबको पता है कि वो बहुत ही इमोशनली फ्रेजाइल टाइम था। whatever rumor we heard, हम उसमें बह जाते थे। सो दैट इज वाई लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम WHO, फ्रॉम ऑल द न्यूज़पेपर्स, एवरीवेयर, कि साहब निपा वायरस इज मोर डेडली, दैट इज फॉर श्योर। इट हैज हायर फर्टिलिटी रेट बट देयर इज नथिंग टू स्केयर बिकॉज इट डज नॉट स्प्रेड एज क्विकली एज कोविड। ठीक है, तो आप अभी भी निपा वर्सेस कोविड जाके गूगल में टाइप करेंगे, यू विल सी देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स। अच्छा, अब यहां पे आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल टिप विथ ऑल ऑफ यू। देखिए, किसी भी डिसीज को आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है, देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो निपा वायरस का डिस्कशन जो है हम उस कॉमन स्ट्रक्चर की तरह कर लेते के फॉर्म में कर लेते हैं, सो दैट यू नो कि बाकी डिसीज को कैसे अप्रोच करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फ्रेमवर्क है इट इज फॉर द कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, लाइफस्टाइल डिसीज जैसे डायबिटीज वगैरह होती है उसके लिए अलग है, ये कम्युनिकेबल डिसीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड नो इज कि साहब ये किस माइक्रोब से आ रहा है। ठीक है, इस डिसीज का माइक्रोब, एंटीजन, पैथोजन कौन है? क्या ये बैक्टीरिया से आ रहा है, वायरस से आ रहा है, या प्रोटोजोआ से आ रहा है, किससे आ रहा है? इन मेनी ऑफ द केसेस अगर डिसीज प्रोमिनेंट है तो आपको एग्जैक्ट वायरस का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इन दिस केस निपा वायरस नाम से ही पता है कि ये वायरस से आ रहा है, राइट? निपा वायरस नाम ही है, डिसीज भी हम यूजुअली निपा वायरस ही कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, एक टर्म आपने सुना होगा जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज क्या होता है? जूनोटिक डिसीज उस डिसीज को कहते हैं विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू एनिमल्स। अभी कोविड के बाद से दिस इज वेरी मच इन द न्यूज। हर वो डिसीज जो एनिमल से आती है उसका न्यूज में डिस्कशन ज्यादा होता है। सो प्लीज नोट कि कौन कौन सी डिसीज जो है जूनोटिक है। क्या निपा जूनोटिक है? क्या एनिमल से आ रही है? यस। अच्छा, जब भी कोई डिसीज एनिमल से आती है आपको यह पता होना चाहिए किस एनिमल के थ्रू आ रही है, राइट? इन दिस केस फ्रूट बैट से आ रही है। अच्छा, एनिमल में दो चीज होती है, एक तो होता है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट का मतलब सबसे पहले वो वायरस किस एनिमल को इन्फेक्ट करता है, इन दिस केस फ्रूट बैट होता है। बट अब वो एनिमल से या तो डायरेक्टली ह्यूमन में आ जाएगा या एनिमल से दूसरे एनिमल और फिर ह्यूमन में जाएगा, राइट? इन दिस केस फ्रूट बैट से डायरेक्ट ह्यूमन में भी आता है, बट फ्रूट बैट से पिग में भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट देयर आर कंट्रीज जहां पे आउटब्रेक जो हुआ है प्राइमरली पिग की वजह से हुआ है। यहां थर्ड थिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर इज, क्या इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है? यस, निपा के केस में हमने देखा होता है। अच्छा, जब होता है देन यू शुड नो कि यार किस तरीके से होता है। कुछ कॉमन रूट्स हैं
तब तो चलो याद नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर फूड वगैरह से हो रहा है, सलाइवा वगैरह से हो रहा है, देन इट्स ओके, यू नीड नॉट नो। बट अगर इसका टच से हो रहा है या फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रहा है, इन दैट केस इट बिकम्स अ पिक्यूलियर केस। तब आपको उस केस में याद रहना चाहिए कि भाई इसका ऐसे भी ट्रांसमिशन होता है। व्हेन इट कम्स टू सिम्टम, अगेन अगर सर्दी बुखार खांसी पैर दर्द सर दर्द इस टाइप के सिम्टम है, ऑब्वियसली आप नहीं याद रखेंगे। बट अगर कुछ पिक्यूलियर है उसके बारे में, देन यू नीड टू रिमेंबर। निपा के केस में कुछ पिक्यूलियर है? नहीं, कुछ भी ऐसा पिक्यूलियर नहीं है, सब सर्दी खांसी बुखार टाइप वाले सिम्टम है। फिर अनदर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर एनी डिसीज इज, क्या ये प्रिवेंटेबल है? प्रिवेंटेबल का मतलब क्या इसके लिए वैक्सीन एग्जिस्ट करती है? इन केस ऑफ निपा नहीं, वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यूरेबल का मतलब क्या कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है? अगर किसी को हो जाए, एक तो हो गया भैया वो रेस्ट करे, ठीक है, बट दूसरा हो गया कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? नहीं, निपा के केस में वो भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि ये तो कॉमन फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा आपको ट्रैक करना पड़ेगा क्या उस डिसीज से रिलेटेड कोई अच्छा करंट अफेयर्स चल रहा है, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक। इन केस ऑफ निपा, यस देयर इज वन करंट अफेयर्स विच इज वेरी मच इन द न्यूज। सो एक एंटीबॉडीज होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सिंपली मतलब होता है वो एंटीबॉडी जो आप लेबोरेटरी में बनाएं, राइट। सो देखिए, जब किसी को निपा होगा तो बॉडी नेचुरल एंटीबॉडी तो बनाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम, ड्यूरिंग दैट पर्सन विल सफर। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम लेबोरेटरी में एंटीबॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निपा के अगेंस्ट फाइट कर सके, और लेबोरेटरी में बनाई गई एंटीबॉडी को कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यहां निपा के लिए जो एक पर्टिकुलर टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हैं उसका नाम है M102.4। तो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि साहब M102.4 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस डिसीज से रिलेटेड है, तो वो निपा से रिलेटेड है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रोक्योर दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इसका एक स्पेसिफिक करंट अफेयर्स न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑल्दो ये आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बाद में है, बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिसीज सो आई हैव पुट इट हियर ताकि एक साथ डिस्कशन हो जाए। So there is another disease which is very much in the news, which is Casanor forest disease virus. अच्छा, ये क्वेश्चन का पहले तो आंसर ये है साहब, इसका हार्टिक आंसर है। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी रिजर्वायर होस्ट। अभी मैंने आपको कहा ना प्राइमरी होस्ट का क्या मतलब है कि साहब किस एनिमल को पहले अटैक करेगा, ठीक है। इन दिस केस वो हार्टिक को करता है। हार्टिक हो सकता है आप में से नहीं पता हो, गूगल करके फोटो देखिएगा, ऐसा छोटा सा एक इंसेक्ट टाइप का दिखता है, ठीक। अब एक काम करते हैं, सेम फॉर्मेट इस डिसीज के लिए यूज कर लेते हैं। सबसे पहले किस माइक्रोब से आ रहा है? डिसीज का नाम है कैसानोर फॉरेस्ट डिसीज, ठीक है। किस माइक्रोब से आ रहा है? वायरस से आ रहा है। वायरस का नाम क्या है? सिंपली उसके आगे हमने वायरस लगा दिया, कैसानोर फॉरेस्ट डिसीज वायरस। अच्छा, इसका ऐसा टिपिकल नेम क्यों है कैसानोर फॉरेस्ट डिसीज? बिकॉज इन कर्नाटका देयर इज वन फॉरेस्ट, इन कर्नाटका एक फॉरेस्ट है कैसानोर फॉरेस्ट, वहां पे ये बहुत ज्यादा कॉमन है वहां के लोगों को जो फॉरेस्ट से किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस डिसीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर दैट फॉरेस्ट। ये प्रोबब्ली वेस्टर्न घाट का आपका पार्ट पड़ता है जहां पे ये एरिया है। अच्छा, सेम फॉर्मेट पे आ जाते हैं। माइक्रोब हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड क्या? जूनोटिक है। हाँ, जूनोटिक है क्योंकि एनिमल से आ रहा है। किस एनिमल से आ रहा है? तो सबसे पहले जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज हार्डटिक। दूसरे क्या एनिमल है जो इससे रिलेटेड है? देखिए, यूजुअली हार्टिक क्या हो रहा है कि पहले मंकीज को अटैक कर रहा है और मंकी से ह्यूमन में आ रहा है। हार्टिक से भी ह्यूमन में आ सकता है, बट हमारा इंटरेक्शन विद हार्टिक इज वेरी लेस, तो मंकी से ज्यादा आ रहा है। दैट इज व्हाई दिस डिसीज इज आल्सो नोन एज मंकी डिसीज। बट मंकी डिसीज का मतलब यह नहीं है कि मंकी इसका प्राइमरी होस्ट है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है अगर यूपीएससी में ऐसा सिमिलर ऑप्शन आए तो वहां मंकी भी हो, बट मंकी इज नॉट द प्राइमरी होस्ट, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हमें कॉमन फॉर्मेट में क्या देखना है? क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका हो रहा है? देखिए, ऑल्दो स्लाइटली देयर इज वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट सोर्स, बट प्राइमरली यू कैन अज्यूम कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी इसका नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ठीक। तो जनरली जो आ रहा है वो एनिमल से ही आ रहा है। कोई पिक्यूलियर सिम्टम है क्या? नहीं, वही सर्दी खांसी बुखार टाइप वाले सिम्टम है। प्रिवेंटेबल क्यूरेबल वैक्सीन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट स्टिल इट्स प्रिवेंटेबल वैक्सीन है,
ठीक है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली है। क्योरेबल कोई ट्रीटमेंट है क्या? नहीं, ट्रीटमेंट कोई अभी स्पेसिफिक नहीं है। कोई और करंट अफेयर्स की न्यूज? नहीं, इससे रिलेटेड कुछ और नहीं है, बस ये है कि कुछ इससे रिलेटेड डेथ हुई थी तो उसके बैकग्राउंड से ही बारे में पूछा जाएगा, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूट्रिनो से है, एंड न्यूट्रिनो इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। अगर आप पिछले 20-25 साल में जाएंगे, यू विल फाइंड कि 4 to 5 टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की कहानी समझेंगे, बट पहले इसका आंसर देख लेते हैं। So in this case, the statement 1 says that they are tiny subatomic particles often called as ghost particle. बिल्कुल सही है। Second statement says कि their zero charge and almost non-existent mass makes it very difficult to detect them. ये भी सही है, and this is the reason why we call them ghost particles. देखते हैं ghost particle का मतलब क्या होता है। सबसे पहले न्यूट्रिनो क्या है? सो न्यूट्रिनो एक टाइप का फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब दैट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। हम किसी जमाने में कई डिकेड्स पहले प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मानते थे फंडामेंटल पार्टिकल, बट नाउ वी नो दैट दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, और न्यूट्रिनो भी एक टाइप का फंडामेंटल पार्टिकल है। अब न्यूट्रिनो, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास सराउंडिंग में ऐसा क्या है जो ट्रिलियन ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी से कंटिन्यूअसली पास भी कर रहे हैं, सो दे आर नथिंग बट न्यूट्रिनो। आपके अराउंड पे अभी ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो आपके सराउंडिंग में है, एंड दे आर इवन पासिंग थ्रू योर बॉडी, बट यू डू नॉट नो, एंड इट्स कंप्लीटली सेफ, कुछ नहीं है। सो जस्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट इंपीडेड बाय एनीथिंग, कुछ भी हो जाए वो किसी से भी पास कर सकते हैं, दैट इज वाई इट फील्स लाइक दे आर घोस्टली पार्टिकल। ठीक है, देयर प्रेजेंस इज एज इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट। इस वजह से न्यूट्रिनो को नाम दिया जाता है घोस्टली पार्टिकल का। इसकी बेटर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखी गई है स्टेटमेंट 2 में। ऐसा क्यों होता है, वो अनइम्पीडेड क्यों रहते हैं, वो किसी से भी पास क्यों कर जाते हैं? बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्टली, एक तो उनका जो मास है, दैट मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। देखिए, मास है, ठीक है, बट इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो दैट इज वाई उस पर जो ग्रेविटी है वो बहुत नेग्लिजिबल है, काम करेगी, ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, बहुत नेग्लिजिबल है। तो जब भी किसी से पास करने की कोशिश करता है तो उस पर ग्रेविटी नहीं लगी। सेकेंडली, न्यूट्रिनो का जो चार्ज होता है दैट इज न्यूट्रल, जीरो। बिकॉज ऑफ जीरो चार्ज उस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगा, राइट? तो ये बहुत क्लियरली किसी भी बॉडी से पास कर जाता है, तो ये इंटरैक्ट ही नहीं करेगा किसी बॉडी से। इंटरैक्ट नहीं करने का मतलब उससे एज इफ दैट बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, सीधा पास कर गया, एंड दैट इज वाई वी कॉल देम घोस्टली। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट? न्यूट्रिनो के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जल्दी से देख लेते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। फर्स्टली, न्यूट्रिनो इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन यूनिवर्स। अब यहां पे एक क्लैरिफिकेशन, कुछ सोर्सेज में लिखा होगा मोस्ट अबंडेंट, बट मोस्ट अबंडेंट इज फोटोन, ठीक है? दिस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। एक और तरीका है इसको बोलने का, दैट न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल विच हैव मास, क्योंकि फोटोन का तो मास नहीं है, राइट? तो न्यूट्रिनोज आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स विच हैव मास, ये भी कहा जाता है। सेकेंड, फंडामेंटल पार्टिकल है, हमने बात कर दी। फिर हमने ये भी बोल लिया कि भाई इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है। याद रखिएगा, जीरो नहीं है। व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि कुछ समय पहले तक हम मानते थे दैट न्यूट्रिनोज डू नॉट हैव एनी मास, एंड जब हमने ये प्रूव कर लिया कि न्यूट्रिनो के पास मास है, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, आपने एक नाम सुना होगा, घबराने की बात नहीं है, नहीं पता है तो नहीं पता है। हालांकि नेक्स्ट आईएएस के स्टूडेंट को आई एम वेरी श्योर कि आपने अयाज सर से पढ़ा हुआ है, एंड ही टीचेस इट वेरी वेल, तो आपको तो पता है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में न्यूट्रिनोज को एक्चुअली मासलेस माना जाता था। सो द प्रूफ, द एविडेंस दैट न्यूट्रिनोज हैव सर्टेन मास दैट गोज बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। तो ये बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। एनीवेज, चार्ज क्या है? चार्ज तो पूरी तरीके से जीरो है। स्पीड, ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। न्यूट्रिनोज आते कहां से? इतने सारे जो न्यूट्रिनो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ट्रिलियन ऑफ न्यूट्रिनो, आ कहां से रहे? सो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिनोज ऑन अर्थ आर कमिंग फ्रॉम सन। जो सन में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये न्यूट्रिनोज आ रहे हैं, बट देयर आर अदर सोर्सेज टू। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके अर्थ के प्लैनेट के कोर में अगेन जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहे हैं, उस रेडियो एक्टिव डिके से भी आ रहा है। रेडियो एक्टिव डिके अगर कहीं और भी होगा, उससे भी न्यूट्रिनो आता है।
न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी होगा, वहां से भी न्यूट्रिनो आता है. देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, बनाना से भी न्यूट्रिनो आता है. ठीक है, अगर आप केला खा रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि आप न्यूट्रिनो भी साथ में खा रहे हो. एनीवेज, बनाना से क्यों आता है? सो बनाना हैज पोटेशियम. पोटेशियम इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो उस रेडियो एक्टिव डिके के साथ पे न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है. अनदर थिंग, इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये भी न्यूज में रहती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने के लिए यूजुअली अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती हैं. अब दिस आई विल नॉट टेल यू, यू हैव टू सर्च कि अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी ही क्यों बनाते हैं. सो ऐसा ही हमने भी किया है. हमारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तमिलनाडु में एक साइट है थेनी. यहां पे प्लान चल रहा है कि साहब यहां पे कंस्ट्रक्शन होगा एक इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, जिसका काम होगा न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करना. ठीक, इसके साथ कंट्रोवर्सी ये जुड़ी हुई है. ये बेसिकली आपका काफी ज्यादा इको सेंसिटिव जोन है. दैट इज वाई यहां पे प्रोटेस्ट बहुत चलते रहते हैं कि ये यहां पे सेटअप ना किया जाए. इवन तमिलनाडु गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर. ठीक है, सो दैट इज वाई इट रिमेन्स इन न्यूज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट चंद्रयान 3 के बारे में नहीं है. आप सबको पता है चंद्रयान 3 बिकेम द फर्स्ट मिशन टू डू अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. अब अगर आप ध्यान दें तो चंद्रयान 1 जो हमारा था, दैट ऑल्सो टारगेटेड साउथ पोल. चंद्रयान 2 का भी टारगेट साउथ पोल था. चंद्रयान 3 का भी टारगेट साउथ पोल था. इनफैक्ट देयर इज अ ग्लोबल रेस टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मून. साउथ पोल में ऐसा क्या खास है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है. इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ 1 and 2 है. आई एम अज्यूमिंग कि देयर विल बी स्टूडेंट जिनको लगा यार हाईएस्ट तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, हाईएस्ट कैसे हो सकता है, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार दिया होगा. बट दिस इज करेक्ट. सो एज पर नासा के जो प्रीवियस मिशन हुए हैं, दे आर सेइंग कि साहब साउथ पोल में हाईएस्ट आइस की अवेलेबिलिटी है, वाटर आइस की. हाईएस्ट वाटर आइस क्यों है अवेलेबल, ये हम बात करेंगे जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे. बट सबसे पहले वाटर आइस की इंपॉर्टेंस क्या है. एक तो सिंपल सी बात है कि साहब आपको ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, बट मोर देन दैट होगा ये कि आप उस वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन जनरेट करोगे एंड देन यू कैन यूज द हाइड्रोजन एज फ्यूल. तो आपके फ्यूचर मिशंस के लिए फ्यूल भी ज्यादा मिलेगा इफ यू आर एबल टू यूटिलाइज दैट साउथ पोल. एक तो ये हो गई बात कि इस वजह से साउथ पोल स्पेशल है. सेकेंड रीजन इज दिस कि आपने जो क्रेटर सुने होंगे मून के. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द अर्ली एजेस, मून की सरफेस पे एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड जो है दे यूज्ड टू स्ट्राइक, और वहां पे एक होल जैसा फॉर्मेशन हो जाता था जिसे हम क्रेटर कहते हैं, राइट. सो दीज क्रेटर्स आर मोर इन द साउथ पोल ऑफ द मून. और साउथ पोल में ऐसे बहुत से रीजन्स बन गए हैं वेयर द सनलाइट नेवर रीचेज. ये कैसे हुआ, देखिए हमारी अर्थ का जो एक्सेस है दैट इज टिल्टेड, राइट, सन की रेस से टिल्टेड है. इस वजह से होता यह है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वहां साल में कुछ समय तो लाइट पहुंचती है. बट इन केस ऑफ मून दैट एक्सेस इज परपेंडिकुलर एंड देयर आर रीजन्स इन द साउथ पोल जहां पे लाइट सनलाइट कभी पहुंचेगी नहीं. और से ऊपर बात यह है कि वहां पे क्रेटर्स बहुत ज्यादा है. तो क्रेटर्स तो ऑलरेडी एक गड्ढे जैसी सरफेस है, तो उसकी इंटीरियर में क्रेटर में तो और लाइट नहीं पहुंचेगी. So it means these craters have become like cold traps, जहां पे बिलियन ईयर्स से कोई सन की रे नहीं पहुंची है. Now what is the importance of this cold trap? The importance is this कि अगर मान लो वहां से बिलियन ईयर पहले कुछ चीज वहां पे प्रेजेंट थी, it would not have decayed, क्योंकि वहां तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो इतने कोल्ड टेम्परेचर पे कोई चीज डिके नहीं करेगी. It means it can have the records of billion years ago, right? So that is what this statement is saying, that South Pole has permanently shadowed regions containing a fossil record of the early solar system. बिल्कुल सही बात है. ये क्यों हो रहा है, कोल्ड ट्रैप की वजह से हो रहा है. कोल्ड ट्रैप क्यों बने हैं, क्योंकि यहां पे क्रेटर ज्यादा है और उन क्रेटर पे कभी सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है, इस वजह से वो परमानेंटली शैडोड बन गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू RFID. बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, अलग अलग पर्पज से न्यूज में रहता है. ये RFID के एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन है. पहले आंसर देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट की. क्या इसे डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट में यूज किया जा सकता है? हाँ. ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, हाँ. थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज राइट. ओनली 3 इज द आंसर.
नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आता है, आप उसके सारे पॉसिबल एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकते हो. You have to understand the concept, the basic of that technology, and then you have to logically think कि यहाँ यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अदरवाइज तो कभी खत्म नहीं होगी कहानी. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. हम बेसिक समझेंगे एंड देन वी विल लॉजिकली थिंक यार यहाँ यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. सबसे पहले RFID क्या होता है? सो RFID इज अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसका फुल फॉर्म ही क्या है आप देखिए, फुल फॉर्म ही तो इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, राइट? तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स. कैसे करता है? थ्रू रेडियो वेव्स. तो बेसिकली RFID में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है RFID रीडर और दूसरा होता है RFID टैग. कुछ टैग इसी तरीके का दिखता है. आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है या जिस भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना है उसमें ये RFID टैग लगा दो. और अब होगा ये कि एक RFID रीडर होगा जो कि इस पे सिग्नल भेजेगा. सिग्नल जब इस पे पहुंचेगा then it will read the information encoded in RFID tag. उस RFID टैग में इंफॉर्मेशन आप रखे रहते हो, कुछ भी टेक्स्ट है, कुछ भी डेटा है, राइट? ये सिग्नल जब जाएगा, इस सिग्नल ने इसका डेटा पढ़ना है एंड देन सिग्नल विल कम बैक फ्रॉम द टैग टू रीडर. और उस सिग्नल में अब इसके साथ मैसेज आएगा विच RFID रीडर कैन डिटेक्ट, और फिर आप उसे अपने सेंट्रल सर्वर में सेव कर लीजिए. सो दिस इज हाउ द RFID वर्क्स. थोड़ा थोड़ा बारकोड जैसा है, आपने जो बारकोड स्कैन करते देखा था, बट बारकोड का ये बहुत ही सुपीरियर वर्जन है. बारकोड में आपको चाहिए कि आप टैग को एकदम लाइन ऑफ साइट में रखो, बट RFID के साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप लाइन ऑफ साइट में नहीं भी होगा तो एक बड़ा एरिया कवर करता है जिससे आप इसे रीड कर सकते हैं. बारकोड को आपको एक एक करके रीड करना पड़ता है, एक बारकोड वन एट अ टाइम. इन केस ऑफ RFID ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप मल्टीपल टैग्स को एक बार में रीड कर सकते हैं. अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पे. ध्यान रखना, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, जहां पे भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है उन हर जगह पे ये यूज होगा. क्या इसे काउंटरफीट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो? क्यों नहीं. आइडेंटिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या है? मान लो एक कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए, उसने हर एक प्रोडक्ट पे एक यूनिफॉर्म सीरियल नंबर दे दिया, ठीक? अब उस यूनिफॉर्म सीरियल नंबर को रीड कौन करेगा? RFID रीडर. अब उस RFID रीडर में जब डेटा आएगा कि साहब ये फास्टैग मैंने रीड किया, लेकिन इसका जो डेटा आया है ये तो मेरे डेटाबेस में है ही नहीं, इट मींस इट्स अ काउंटरफीट प्रोडक्ट, राइट? आपने एक बहुत फेमस यूज सुना होगा RFID का, विच इज फास्टैग, राइट? टॉल्स पे जो इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन होता है, ऑल ऑफ यू वुड हैव सीन. वो कैसे हो रहा है? तो बेसिकली आपकी व्हीकल की विंडशील्ड पे एक फास्टैग लगा दिया जाता है, राइट? और वो फास्टैग कनेक्टेड होता है आपके बैंक अकाउंट से या फिर एक प्रीपेड कार्ड से. आप उस प्रीपेड कार्ड को रिचार्ज कराते हैं एंड देन यू टेक योर व्हीकल टू टॉल. अब टॉल पे एक ऊपर पे RFID का रीडर लगा होगा. दैट रीडर विल डिटेक्ट द फास्टैग ऑन द व्हीकल और ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से या प्रीपेड कार्ड से डिडक्ट कर लेगा, ठीक? सो दैट यू डू नॉट हैव टू वेट इन द क्यू. उसका ये फायदा है स्पीडीनेस, ठीक है? सो अगेन, अगर मान लो, ऑल्दो आई एम अज्यूमिंग कि फास्टैग तो सबको पता होगा, बट मान लो फिर भी नहीं पता है, देन ऑल्सो यू कैन एटलीस्ट अज्यूम कि साहब यहां पे व्हीकल को डिटेक्ट करना है, राइट? टॉल पे आपको टॉल कलेक्ट करना है, तो मेन पर्पस क्या है कि व्हीकल को डिटेक्ट करो, और डिटेक्शन की ही तो टेक्नोलॉजी है RFID, राइट? सेकंड पे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम. अगेन दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ कवच. आप सबने पढ़ा होगा कि इंडिया का इंडिजीनस सिस्टम है जो कि ट्रेन के एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए बनाया गया है. अगेन मान लो आपने नहीं पढ़ा कि कवच RFID यूज करता है, देन ऑल्सो लॉजिकली थिंक कि आपको ट्रेन के एक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए करना क्या है? यू हैव टू ट्रैक द पोजिशनिंग ऑफ रेल, राइट? कि जिस ट्रैक में कोई रेल अगर पहले से है, देन देयर शुड बी एन इमरजेंसी सिस्टम which should tell the location to other train कि साहब यहां पे ऑलरेडी एक ट्रेन एग्जिस्ट करती है. तो अल्टीमेट पर्पस तो ट्रैक करना है, और ट्रैकिंग के लिए RFID क्यों नहीं यूज कर सकते हो? अभी आपको डिटेल इंजीनियर बनने की तो जरूरत नहीं है ना कि कहां कहां आप ट्रैकिंग ID लगाओगे, कितनी लगाओगे, कैसे लगाओगे. ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि साहब यहां पे मुझे ट्रैकिंग करनी है, सो RFID का यूज पॉसिबल है. सिमिलर वे से आप सेंडिंग इंक्रिप्टेड मैसेज को रिजेक्ट कर सकते थे. हमारी साइंस में टेंडेंसी होती है कि साहब डी मारो, लेकिन ये डी वाला केस नहीं है. देखिए, RFID का काम है आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग. मैसेज कैसे सेंड करोगे आप इंटरनेट में, एंड दैट टू सो मच लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज. RFID की जो रेंज होगी वो कुछ 100 मीटर 150 मीटर ऐसी होगी,
राइट? लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज आप कैसे भेजोगे, इनक्रिप्टेड या नॉन इनक्रिप्टेड, वो एक बात ही नहीं है। बात यह है कि आप मैसेज सेंड करने के लिए नहीं यूज कर सकते इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, राइट? तो लॉजिकली दिस वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक टर्म होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, फर्स्ट क्रिटिकलिटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये न्यूज में था? सो बेसिकली आपका गुजरात में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है विच इज काकरापार। काकरापार की जो थर्ड यूनिट है दैट इज द फर्स्ट इंडिजीनस न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, वो फर्स्ट क्रिटिकलिटी मोमेंट अचीव की है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एनी न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज सेइंग दैट फर्स्ट क्रिटिकलिटी मोमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ अ कंट्रोल्ड एंड अ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एब्सोल्युटली राइट, समझ लेंगे बट पहले आंसर देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट एट क्रिटिकलिटी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजन becomes greater than the number of neutrons lost. नहीं, they become equal. Second statement is incorrect. तो second statement incorrect वाला आपका C है, ये हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट क्रिटिकलिटी क्या होती है के लिए थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं। आपका फिजन कैसे ऑपरेट करता है। सो मान लीजिए आप यूरेनियम 235 का फिजन करा रहे हैं। सो व्हाट यू विल डू इज कि यूरेनियम 235 का एटम लिया, न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड कराया, एक सिंगल न्यूट्रॉन से। अब जो आपका है दो छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, फिजन हो जाएगा तो दो छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए। अदर देन दैट आपकी एनर्जी निकलेगी, न्यूक्लियर एनर्जी। अदर देन दैट 3 न्यूट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड। सो एक न्यूट्रॉन था आपके पास बट आप 3 न्यूट्रॉन उससे प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट फिजन के बाद। अब यहां से शुरू हो जाएगा चेन रिएक्शन। ये 3 न्यूट्रॉन जाएंगे, 3 यूरेनियम 235 के एटम को हिट करेंगे, फिर फिजन होगा और फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। सो दैट इज हाउ चेन रिएक्शन वर्क्स। अब देखिए, जब भी कोई रिएक्शन किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये तो हो गया न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन की प्रोसेस। अदर देन दिस न्यूट्रॉन का लॉस भी होता रहता है। ये हो गया फॉर्मेशन। लॉस कैसे होता है? सो लॉस हैपेंस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड लीकेज। एब्जॉर्प्शन एंड लीकेज का क्या मतलब है? भैया आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में सिर्फ यूरेनियम 235 ही थोड़ी है, बाकी ऐसे नॉन फिसाइल मटेरियल है जिनको अगर न्यूट्रॉन हिट करेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा बट फिजन नहीं होगा। सो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। आपके न्यूट्रॉन का लीकेज भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज हाउ न्यूट्रॉन इज गेटिंग लॉस्ट। अब जब आपका पावर प्लांट स्टार्ट होता है तो न्यूट्रॉन का जो लॉस होता है, लॉस का रेट दैट इज हायर देन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रॉन। But slowly a stage will arrive where the formation rate of neutron will become equal to the loss rate of the neutron. At this stage you will say कि अब साहब न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो सस्टेन्ड मैनर में चल सकता है, क्योंकि अगर लॉस ज्यादा हो रहा होगा तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट? सो यू वांट अ स्टेज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। इसी मोमेंट को हम कहते हैं फर्स्ट क्रिटिकलिटी। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा था वो यही कह रहा था कि फर्स्ट क्रिटिकलिटी मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट सिग्निफाइज स्टार्ट ऑफ अ कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यहीं से ये सस्टेन हो सकता है, इसके पहले तो लॉस ज्यादा होगा और फिजन रिएक्शन बंद हो जाएगा। सेकंड आपको समझ आ गया कि ये क्यों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बेसिक बचपन का सवाल यूपीएससी कई बार पूछती है, सो दे टॉक अबाउट द डेली लाइफ टेक्नोलॉजी। इन दिस केस दे आर आस्किंग अबाउट द वर्किंग ऑफ सोप। वर्किंग ऑफ सोप का एक और कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, जब कोविड आया था तो कोविड के बाद हाथ क्यों धोना चाहिए वायरस से बचने के लिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था दैट हाउ डज सोप वर्क। इनफैक्ट लोग सोप और सैनिटाइजर के मैकेनिज्म को कंपेयर करते हुए आर्टिकल भी बहुत लिखते थे। एनीवेज, सोप की वर्किंग एक बेसिक चीज है जो हम पढ़ते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट मोर देन 50% स्टूडेंट वुड हैव मार्क्ड इट सी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्रीस मॉलिक्यूल। ये पूछ रहा है कि ऑयल डर्टी डिशेस को क्लीन कैसे करता है, उससे ऑयल कैसे निकालता है। मोर देन 50% स्टूडेंट्स आई एम अज्यूमिंग आपने सी मार्क किया होगा, बट इसका आंसर है डी, बाय एक्टिंग एज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का क्या मतलब होता है? सो इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस विच कैन हेल्प इन द मिक्सिंग अप ऑफ टू लिक्विड विच नॉर्मली डू नॉट मिक्स। इन दिस केस मान लीजिए आपका वाटर एंड ऑयल है, नॉर्मली दे डू नॉट मिक्स, राइट? बट अगर कोई एक इमल्सिफायर डाल दोगे तो ये दोनों मिक्स होने लग जाएंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ इमल्सिफायर। अब ये क्लीनिंग से कैसे रिलेटेड है ये समझते हैं। ये समझने से पहले एक केस अज्यूम करिए कि आपके पास एक डर्टी प्लेट है जिसमें ऑयल है, यू पुट इट अंडर वाटर। क्या वो ऑयल क्लीन हो जाएगा? नहीं। व्हाट विल हैपन इज वाटर विल फॉल ऑन द प्लेट, ऑयल से मिक्स हो नहीं पाएगा वाटर, एंड वाटर विल फ्लश अवे विदाउट टेकिंग अवे द ऑयल।
Why? Because oil could not mix in the water. But what if you develop something which can detach this oil from the plate and mix it with water? अगर water में oil mix हो गया, then when water will go away, it will take away the oil, right? ये काम सोप करने वाला है. कैसे करेगा? So सोप, जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट हैज टू साइड्स. वन साइड इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक का मतलब इट लव्स वाटर, ये वाटर से जाके अटैच होगा. द अनदर साइड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब इट हेट्स वाटर, ये वाटर के अपोजिट जाके खड़ा हो जाएगा. सो अब इस पिक्चर पे अगर आप देखें, मान लीजिए ये आपकी सोप मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपको पिंक दिख रहा है ये आपके सोप मॉलिक्यूल है. मान लीजिए आपका बीच में ऑयल का पार्टिकल है और यहां पे सराउंडिंग में वाटर है. ठीक, अब ये जो पिंक वाला साइड है ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है. हाइड्रोफिलिक, तो ये वाटर की साइड पे जाके अटैच हो गया, राइट. और इसका ये जो टेल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से हिट करता है बट ये ऑयल से प्यार करता है, तो ये ऑयल में जाके अटैच हो गया. ठीक, तो अब आप इमेजिन करिए ये सोप मॉलिक्यूल है, मेरा एक हाथ ऑयल से जुड़ा हुआ है और मेरा दूसरा हाथ वाटर से जाके जुड़ा हुआ है. सो व्हाट विल हैपन इज कि अब धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे वाटर ऑयल के ड्रॉपलेट बन जाएंगे जिसके एक हाथ जुड़ा होगा सोप के मॉलिक्यूल से और इसी सोप के मॉलिक्यूल का दूसरा हाथ जुड़ा होगा वाटर से. नाउ व्हेन वाटर विल फ्लश अवे, देन बिकॉज ऑफ दिस सोप इट विल टेक अवे द ऑयल टू. क्योंकि जैसे वाटर मॉलिक्यूल फ्लश होने की कोशिश करेगा वो उसके साथ सोप मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और सोप मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है ऑयल ड्रॉपलेट. सो अल्टीमेटली ऑयल ड्रॉपलेट जो है प्लेट से अलग हो जाएगी एंड दैट इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द क्लीनिंग ऑफ प्लेट. ठीक, सो अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि ऑयल और वाटर जो मिक्स नहीं होते हैं उनमें एक ऐसे एडिटिव की तरह काम करो विच हेल्प्स इट इन डिसॉल्विंग. डिसॉल्व इनडायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है. इसने सोप को पकड़ा और सोप ने वाटर को पकड़ा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. So it says that which of the following best describes the objective of of government of India's recently developed artificial intelligence based facial recognition tool called as ASTR. इसे पढ़ते अस्त्र है. ठीक है, इसका आंसर है डी. अगर आपने न्यूज पढ़ी है तो पढ़ी है, आपको पता होगा. अगर आपने नहीं सुना है तो इट्स टफ टू डिटेक्ट. मोस्टली आप सबने ये माना होगा कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की हेल्प करने के लिए बनाया गया है फेशियल रिकॉग्निशन टूल, बट ऐसा नहीं है. इसका आंसर डी है. कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में आप लीगली कितनी सिम रख सकते हैं अपने नाम पे, सो यू कैन हैव ओनली 9 फोन सिम. अगर आप 9 से ज्यादा फोन सिम रखते हैं वो इलीगल है. ध्यान रखिएगा, क्राइम पेट्रोल की अगली स्टोरी आप पे बन सकती है. तो 9 सिम ही रखना लीगल है. बट दी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम फाउंड आउट दैट देयर हैव बीन केसेस. एक उन्होंने केस निकाला था, आई थिंक राजस्थान या पंजाब का था. अ पर्सन हैड 6800 फोन सिम कनेक्शन यूजिंग हिज ओन फेस. हर जगह पे उसके आई कार्ड अलग अलग थे, अपना नाम अलग अलग था, बट सेम फोटो उसने यूज करके 6800 सिम कार्ड लिए थे. ऑब्वियसली लीगल पर्पस के लिए तो नहीं लिए होंगे और ऐसे बहुत से केसेस मिले. सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम वांटेड टू डिटेक्ट दीज फ्रॉड्यूलेंट मोबाइल कनेक्शन, सो दे डेवलप दिस टूल. उन्होंने कहा कि भाई दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है तो हम भी कोई टूल निकालते हैं. उन्होंने एक फेशियल रिकॉग्निशन का टूल निकाला. व्हाट दिस विल डू इज, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये बोला सारे इंटरनेट सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर से कि साहब आपके पास जितने जितने डेटाबेस है कनेक्शंस के, सारे डेटाबेस हमको भेजो. जो आप फॉर्म भरवाते हो वो फॉर्म हमारे पास भेजो. दे टुक इट. अब एक फोटो का डेटाबेस मिल गया. नाउ दे रन दिस सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हर फोटो की टोपोग्राफिक मैपिंग कर लेता है कि साहब इसकी आईज का ये डिस्टेंस है, इसका शेप ऐसा है, ये टिल्ट है, ये करके पूरा एक मैपिंग कर लेगा और इससे एक डेटाबेस बना लेगा पूरे फोटोज की. नाउ दिस सॉफ्टवेयर विल रन अ टूल बेस्ड ऑन इच इट कैन आइडेंटिफाई सिमिलर लुकिंग फेसेस. अगर 97% मैच कर रहा है देन दे विल से कि यार ये एक ही पर्सन है. ठीक, अब जब उन्होंने एक पर्सन को आइडेंटिफाई, सिमिलर टाइप की इमेजेस आइडेंटिफाई कर ली कि साहब इतनी सारी सिम है जिसमें एक टाइप का आदमी दिख रहा है, देन टू काउंटर चेक इट व्हाट दे विल डू इज कि अब उसका टेक्स्ट वाला डेटा पढ़ना चालू करेंगे. मतलब इसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एंड देन दे विल मैप इट अगेंस्ट दैट. इससे दो चीजें पता करेंगे. एक कि साहब किसके नाम पे 9 से ज्यादा सिम है. सेकेंडली कौन ऐसा इंसान है जो फोटो सेम यूज कर रहा है बट मल्टीपल नाम से कनेक्शन ले रहा है. सो दैट इज हाउ दिस टूल वाज सपोज्ड टू वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स
फ्यूल व्हीकल्स के रिलेशन में है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल आई एम अज्यूमिंग कि आप सबने बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रीफाइड चांसेस आर कि आपने उतना प्रोमिनेंटली नहीं सुना है, बट आई विल टेल यू व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। नितिन गडकरी साहब ने एक व्हीकल लॉन्च किया था विच कैन यूज 100% इथेनॉल, अभी कुछ महीने पहले की बात है। दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल टेक्नोलॉजी। क्या होता है बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो इसके एक्चुअली चारों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है आपका ऑल 4। इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, फिर हम स्टेटमेंट आप समझ जाएंगे कि कैसे बहुत बेसिक है। सबसे पहले इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स व्हीकल के पहले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात कर लेते हैं। फ्लेक्स बना है फ्लेक्सिबल से, सो दिस इज दैट टाइप ऑफ व्हीकल विच कैन यूज बोथ इथेनॉल एंड पेट्रोल। पेट्रोल और डीजल मत बोलना, ठीक है। इट कैन यूज इथेनॉल एंड पेट्रोल का ब्लेंड। देखिए नॉर्मली अभी जो मार्केट में आपके व्हीकल है उसमें आप 20% से ज्यादा ब्लेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो अपर कैप का टारगेट है अभी 20% है, तो नॉर्मल व्हीकल में आप 20% इथेनॉल डाल सकते हो। बट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो व्हीकल्स है जो 20% से ऊपर का इथेनॉल ब्लेंड ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसका इंजन कौन सा होता है? नॉर्मल सेम इंजन होता है, आईसी इंजन जो आपका होता है ना, इंटरनल कंबशन इंजन जो आपके अभी व्हीकल्स में होता है, सेम इंजन इट यूजेस। अब ये इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है? तो साहब इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी का तड़का लगा दिया। मतलब अभी ऊपर तो आईसी इंजन था, इसमें आपने आईसी इंजन भी यूज किया, साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज की, या इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन बोल दीजिए, ठीक है। तो अब इसकी जो एनर्जी आएगी, पावर आएगा, वो दो जगह से आएगा, एक तो आईसी इंजन से भी आएगा और इलेक्ट्रिक मोटर से भी आने वाला है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ऐसा क्यों किया, इसके क्या एडवांटेज है वो बात करते हैं, बट पहले ये टर्म देख लेते हैं। एक टर्म और आपने सुना होगा, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये बेसिकली सेम होता है, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की तरह ही होता है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है, बट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से भी रन करेगा और उसमें आईसी इंजन भी होगा। एक और टर्म है फुल्ली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फुल्ली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये होता है, ये वो व्हीकल है, ये वो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर तो है ही है, जिसमें आईसी इंजन तो है ही है, बट साथ साथ इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि आप चाहो तो इसको कुछ देर के लिए फुल्ली आईसी इंजन से पावर कर दो, चाहो तो कुछ देर के लिए इसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से पावर कर दो। इसे हम कहते हैं फुल्ली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब एट अ टाइम ये एक सोर्स को यूज कर सकता है। एक वीक या माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होता है, वो उसको दोनों पावर चाहिए एट अ सेम टाइम, ठीक है, वो एक पावर से रन नहीं कर सकेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स व्हीकल का जो केस है वो बेसिकली एक फुल्ली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसका मतलब इसमें आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर तो है ही है, बट what it can do is for certain part of the distance it can use only IC इंजन। IC इंजन को क्या चाहिए होगा? इसे चाहिए होगा या तो इथेनॉल या आपका पेट्रोल चाहिए होगा, राइट। या फिर इट कैन ऑल्सो रन इन प्योर इलेक्ट्रिक मोड फॉर सर्टेन डिस्टेंस, मतलब जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से पावर होगा, ठीक। अब इन टर्म्स के साथ साथ आप ये वाला पार्ट तो समझ ही गए होंगे दैट इट कैन रन इन प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स व्हीकल एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, एक टाइप का फुल्ली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है विच कैन रन ईदर इन आईसी इंजन मोड फॉर सर्टेन डिस्टेंस और इन इलेक्ट्रिक मोड फॉर सर्टेन डिस्टेंस। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट कैन हेल्प इन ग्रेटर सब्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोल बाय इथेनॉल एज इट इज केपेबल ऑफ यूजिंग एनी ऑफ द हायर ब्लेंड्स ऑफ इथेनॉल मिक्स बियॉन्ड 20%। ये भी सही है। इनफैक्ट अभी अप टू 100% इथेनॉल वाला भी लॉन्च हुआ है, तो आपके जो करंट व्हीकल है वो तो 20% तक ही लेंगे, बट जब फ्लेक्स फ्यूल यूज करते थे तो हम बोलते थे कि सिर्फ 85% तक की कैपेसिटी है, 85% इथेनॉल डाल सकते हो। लेकिन अभी हमने एक इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स व्हीकल फ्यूल व्हीकल निकाला है विच कैन टेक अप टू 100%, ठीक। अब इसके हमने फर्स्ट स्टेटमेंट की तो बात कर ही ली कि साहब इंटरनल कंबशन इंजन से चलता है और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, ठीक है। फोर्थ भी हमारी बात हो गई, थर्ड बात हो गई। अब बच रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि साहब इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल से ज्यादा है। इट इज ट्रू। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का एडवांटेज तो हमने समझ लिया कि साहब वो इथेनॉल यूज कर लेगा 20% से ज्यादा,
लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती थी कि आप जितना इथेनॉल बढ़ाते जाते थे उतना इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होती जाती थी। तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी हमारे लिए वाज अ चैलेंज। सो दैट इज व्हाई वी इंप्रूव्ड द टेक्नोलॉजी और हमने इसमें इलेक्ट्रिक का तड़का लगा दिया, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स व्हीकल फ्यूल व्हीकल बना दिया। और अब आपको डिटेल टेक्नोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अब इंप्रूव हो गई है। ठीक है, तो जो एक मेजर चैलेंज आता था फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल से, वो चैलेंज इसने ओवरकम कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कार्टी सेल थेरेपी जो कि कैंसर की न्यू थेरेपी है। अभी आपने कॉन्टेक्स्ट इसका ये है, आपने सुना होगा कि इंडिया का फर्स्ट पेशेंट जो है दैट हैज बिकम कैंसर फ्री बिकॉज ऑफ दिस कार्टी थेरेपी। कार्टी थेरेपी और ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन का पूछ रहा है क्या एडवांटेज है। इसका आंसर तो बाय द वे ऑल थ्री है, तीनों इसके एडवांटेज है। ठीक है, क्या है, अगर ज्यादा टेक्निकल लग रहा है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस एंड आई विल आल्सो टेल यू वन ट्रिक दैट यू कैन यूज इन यूपीएससी। सबसे पहले इस कार्टी सेल में टी सेल का क्या मतलब है वो देखते हैं। हमने बोला ना कार्टी सेल, राइट, टी सेल क्या है? सो हम सबके ब्लड में देयर इज अ कंपोनेंट नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। एक पर्टिकुलर टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है विच इज नोन एज टी सेल। टी सेल की खासियत ये होती है दैट इट कैन डायरेक्टली किल दी हार्मफुल सेल। ठीक, अब ये हो गया हमारा टी सेल, ये सबके पास नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब जब किसी पर्सन को कैंसर होगा, ठीक, तो उसकी बॉडी में दो टाइप की सेल हो गई। मान लो ये कैंसरस सेल है, ये हो गया विलन, राइट, और ये है हमारी टी सेल, ये है हमारा हीरो जिसको मारना है इस विलन को। नाउ देयर आर टू वेज, या तो साहब विलन को कमजोर कर दो या हीरो को मजबूत कर दो, राइट। विलन को कमजोर हम कैसे करते हैं? कैंसर की आपने कीमोथेरेपी सुनी है जिसमें हम मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन क्या करती है, जाके विलन को अटैक करती है। रेडिएशन थेरेपी सुनी है, रेडिएशन से हम क्या करते हैं, इसको अटैक करते हैं। बट एक और तरीका यह है कि साहब हीरो को मजबूत कर दो ताकि हीरो जाके खुद फाइट कर ले। अब हीरो है हमारा टी सेल, लेकिन प्रॉब्लम यह है, देखिए जनरली टी सेल को आइडेंटिफाई करने में, कैंसर सेल में को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट नेचुरली, सो वी डेवलप द टेक्निक नोन एज कार्टी सेल। हमने क्या किया, इसकी डब्ल्यूबीसी निकाली, इसकी टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया, लेबोरेटरी में ले गए और लेबोरेटरी में इसकी जेनेटिक एडिटिंग की। जेनेटिक एडिटिंग करने का पर्पस क्या था? सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई द कैंसर सेल बेटर, सो दैट इट कैन डायरेक्टली अटैक द कैंसर सेल मोर एफिशिएंटली। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो बेसिकली देखिए, कैंसर किसी भी जो डिसीज कॉजिंग एजेंट सेल होती है उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, दैट प्रोटीन इज इट्स आइडेंटिफायर। अगर उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लोगे देन यू कैन आइडेंटिफाई द विलन। तो हमने क्या किया, टी सेल की जेनेटिक एडिटिंग की लेबोरेटरी में और इसे एक काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इसके ऊपर लगाया। बड़ा खतरनाक सा नाम है, CAR का जो फुल नेम है दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। कोई फुल फॉर्म पे जानने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बेसिकली इसका मतलब यह है, हमने टी सेल के ऊपर एक ऐसा रिसेप्टर लगा दिया जेनेटिक एडिटिंग करके, जिसके कारण ये कैंसर सेल के प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर ले। कैंसर सेल के ऊपर प्रोटीन है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा दिया सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई द टी सेल, द कैंसर सेल। अब ये जो जीन एडिटिंग के बाद टी सेल बनी, इसको मैंने कहा कार टी सेल। क्यों? क्योंकि इस टी सेल के ऊपर एक टाइप का रिसेप्टर मैंने लगा दिया है। कौन सा रिसेप्टर? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कार। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरी टी सेल जो है कैंसर फाइटर बन गई। ठीक है, सो कैंसर फाइटिंग अब ये बेटर तरीके से कर सकती है। अब क्रिस्पर कहां पिक्चर में आता है? तो क्रिस्पर कम्स इनटू पिक्चर इन दिस वे कि साहब क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग की टेक्निक है। इट्स अ मॉलिक्यूलर सीजर जो जीन के लेवल पे जाके काट सकती है, एडिटिंग कर सकती है। अब देखो, मुझे टी सेल की एडिटिंग करनी है, देयर आर मेनी वेज टू एडिट इट, राइट। अब हम बेसिक तरीके से एडिट करेंगे तो भी ये कैंसर के लिए फाइट करेगी, बट अगर हम इसमें क्रिस्पर का इन्वॉल्व कर देंगे, क्रिस्पर की तरह एडिट करेंगे इसको, देन इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन वे बेटर। क्या क्या फायदे होंगे इससे? सो अब आप सोचिए कि क्या आप किसी न्यू टेक्नोलॉजी के सारे फायदे याद कर सकते हैं? यू कैन नॉट। यू हैव टू लॉजिकली थिंक कि यार देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और यूजुअली यू विल फाइंड कि यूपीएससी जब भी किसी इवॉल्व टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा, मोस्टली अगर वो लॉजिकली सही लगता है तो वो सही होगा।
अब आप सोचो कि फाइटिंग में, कैंसर फाइटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो ये कि अगर आपकी टी सेल एक बार में एक ही कैंसर सेल पे अटैक करे तो प्रोसेस स्लो होगी फाइटिंग की। What if we can edit it in a way that it can fight multiple antigen? Antigen का मतलब वो जो दुश्मन है, ठीक है, that is antigen. What if it can fight multiple cancer cells together? Obviously efficiency बढ़ेगी। CRISPR provides you that opportunity. कैसे प्रोवाइड करता है, अब हम यहाँ पे डॉक्टरी के लिए तो आए नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे, बट लॉजिकली आपको लगता है ना कि ये फायदा हो सकता है, वो सही होगा, ट्रस्ट मी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ यूपीएससी। सेकंड क्या हो सकता है, देखो एक प्रॉब्लम ये होती है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट के साथ कि साहब आपका हेल्दी सेल पे अटैक कर दे, राइट? तो टी सेल पे ऑल दो हमने एक आइडेंटिफायर लगाया है कि साहब जाओ कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर लो, बट व्हाट इफ दैट प्रोटीन ऑन कैंसर सेल म्यूटेट, व्हाट इफ वो उसका म्यूटेशन हो जाए, तब ऐसा हो सकता है कि इसको पहचान ना पाए, राइट? और किसी हेल्दी सेल को जाके अटैक कर दे। सो क्रिस्पर के साथ हम इस टी सेल की जेनेटिक एडिटिंग इतनी बेहतर कर सकते हैं दैट इट विल बी एबल टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कि साहब ये हेल्दी सेल है और ये मेरी कैंसरस सेल है, ठीक? तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ टारगेट इफेक्ट बाय कार्टी सेल बाइंडिंग आउटसाइड द ट्यूमर, इसका क्या मतलब है कि ये ट्यूमर के बाहर जाके किसी और को टारगेट कर दे, इसके चांसेस कम करेगा, बिल्कुल कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग सप्रेसिंग पाथवेज दैट कैंसर सेल्स यूज टू इवेड इम्यून अटैक। देखिए कई बार क्या होता है, कैंसर सेल में कुछ इम्यून चेक पॉइंट्स लग जाते हैं जो कि टी सेल को अटैक करने से प्रिवेंट करते हैं। कार्टी सेल के बाद ये चांसेस कम हो जाते हैं, बट स्टिल द चांसेस रिमेन। तो क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग क्या करता है कि साहब इन पाथवेज को, कि कोई इम्यून चेक पॉइंट नहीं होना चाहिए, इट रिड्यूसेस देम, ठीक? तो ये भी इसका एडवांटेज है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सेइंग कि साहब हैप्स एक न्यूज में रहा था, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, इसके बारे में पूछ रहा है कि साहब इसके फीचर कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इट। इसका जो आंसर है बेसिकली वो डी है। हैप्स आर लोकेटेड इन द ट्रोपोस्फेयर, नहीं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। लॉजिक क्या है, आई विल टेल यू। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब दे आर द फीचर ऑफ हैप्स। कैसे है उसकी भी बात कर लेंगे। आई गॉट वन डाउट फ्रॉम अ स्टूडेंट कि पहला क्यों नहीं है आंसर, आई विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले हैप्स क्या है। सो हैप्स जैसा कि इसके नाम में स्यूडो सैटेलाइट है, तो सबसे पहले तो सैटेलाइट नहीं है, इट्स अ स्यूडो सैटेलाइट, क्योंकि ये सैटेलाइट के कुछ फंक्शन करता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट सैटेलाइट, बट स्यूडो है। एक्चुअली एक यूएवी है, ड्रोन है, बट ये नॉर्मल ड्रोन से अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स अ हाई एल्टीट्यूड ड्रोन। जो ड्रोन जिस हाइट पे फ्लाई करते हैं, ये उससे हायर हाइट पे जाके फ्लाई करता है। कितनी हाइट पे फ्लाई करता है? अराउंड 18 to 20 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई करता है। ये जो जोन पड़ जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर का जोन पड़ जाता है। इसी वजह से आपका जो डी आंसर है वो गलत है। हम इसको इतनी हाइट पे क्यों फ्लाई कराते हैं उसका हम बात करेंगे। अच्छा, न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था कि साहब जो हमारी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है NAL, दे टेस्टेड एन इंडिजीनस हैप्स, ठीक? अब साहब इसके पास दो टाइप के फीचर्स हैं। ये कुछ ड्रोन की तरह काम कर सकता है, कुछ सैटेलाइट वाले काम कर सकता है, बट ये दोनों से बेहतर है फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स। क्या है? सबसे पहले इस हैप्स का यूज क्या करेंगे, तो हम इसका मॉनिटरिंग के लिए यूज करेंगे, जो भी आप एरिया मॉनिटर करना चाहते हैं, जिस भी पर्पस से, सर्विलेंस के लिए यूज करेंगे, राइट? अभी ये दोनों काम हम कैसे करते हैं, या तो हम यूएवी से करते हैं या सैटेलाइट से करते हैं, ठीक? तो ये दोनों ही काम प्रोवाइड करेगा, बट ये यूएवी से बेटर होगा और सैटेलाइट से भी बेटर होगा इन सर्टेन एस्पेक्ट। यूएवी से कैसे बेटर होगा? देखिए, मान लो अभी आप यूएवी से मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो, तो यूएवी जो है वो कम हाइट में फ्लाई करता है, राइट? सो अगर आप कम हाइट से ऑब्जर्व करोगे तो जो एरिया आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट विल बी स्मॉल, राइट? आप जितना ऊपर जाओगे, एरिया आप जो ऑब्जर्व कर सकेंगे दैट विल इंक्रीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड एरिया देन यूएवी। सेकेंड, इट कैन फ्लाई फॉर लॉन्गर टाइम देन यूएवी। क्यों? क्योंकि यूएवी जो होता है वो बैटरी पावर्ड होता है, बैटरी कुछ समय तक चलेगी, उसके बाद यू हैव टू टेक इट डाउन। इन दिस केस हैप्स आर लार्जली सोलर पावर्ड है, दैट इज व्हाई इट कैन रिमेन इन एयर फॉर मंथ्स। तो इसके दो एडवांटेज हो गए यूएवी के ऊपर। इसका एडवांटेज सैटेलाइट से ज्यादा क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए आपको सर्विलेंस करना है, ठीक,
तो आप पोलर सैटेलाइट से तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पोलर सैटेलाइट जो है दैट कीप्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, आपको सर्वेलेंस के लिए तो एक ही जगह पे गेज करना है, राइट? तो पीएस पोलर सैटेलाइट से आप यूज नहीं कर सकते। आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से एक जगह की सर्वेलेंस कर सकते हो, बट देयर आर 2 प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत कॉस्टली है उतनी हाइट पे सैटेलाइट भेजना। सेकेंडली, आपके पास जो रिजोल्यूशन आएगी इमेज की, दैट विल बी लोअर बिकॉज यू आर एट अ वेरी हाई हाइट। यहां पे हैप्स जो है एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। तो हैप क्या है? बेसिकली बहुत स्लो स्पीड में मूव कर रहा है, बहुत स्लो स्पीड में, इतना स्लो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी, इट सीम्स टू बी स्टेशनरी फ्रॉम ग्राउंड। अगेन आई एम सेइंग, मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, दैट इज व्हाई इट कैन गेज अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो सर्विलेंस तो कर सकते हो, एंड दैट टू इट इज लेस कॉस्टली। सैटेलाइट भेजने से तो ऑब्वियसली कम कॉस्टली होगा। दिस इज अनदर एडवांटेज कि साहब मान लो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आप गेजिंग कर रहे होते, सो इट इज फिक्स्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। इन केस ऑफ हैप्स, आप उसको अलग अलग जगह पे रीलोकेट कर सकते हो और जिस जगह पे आप गेज करना चाहते हो वहां गेज कर सकते हो। सो इट प्रोवाइड्स यू एडेड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इन स्टेटमेंट में वापस आ जाओ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है हैप्स ऑफर अ मोर प्रिसाइज सर्विलेंस कैपेबिलिटी ड्यू टू देयर लोअर एल्टीट्यूड। अब देखो, लोअर एल्टीट्यूड को एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। दे आर सेइंग कि लोअर कैसे कह रहे हो साहब, ये तो हाई है। अब देखो, हाई और लो तो रिलेटिव है। सो आई एक्सेप्ट कि साहब यहां पे थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए थी, लोअर मतलब किससे लोअर। बट समटाइम्स यूपीएससी में भी ये प्रॉब्लम आती है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज कि मोर करेक्ट ऑप्शन को जाओ। यहां पे मोर करेक्ट आपका क्या है? ये तो पूरा ब्लास्फेमी है ना कि साहब ट्रोपोस्फेयर में कैसे, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो डी इज मोर करेक्ट। यहां पे ये जो लोअर कहने का मतलब है, लोअर बेसिकली सैटेलाइट से कंपैरिजन में लोअर, और क्योंकि सैटेलाइट से लोअर है तो सर्विलेंस बेटर होती है क्योंकि हायर रेजोल्यूशन इमेज आती है। बी, हैप्स आर इजियर टू लॉन्च एंड रिट्रीव कंपेयर टू सैटेलाइट। ऑब्वियसली सैटेलाइट को आपको इतने ऊपर भेजना है और इसे आपको 20 किलोमीटर भेजना है, तो इजियर टू लॉन्च है। हैप्स सिस्टम्स हैव अ लोअर एनवायरमेंटल इंपैक्ट ड्यू टू रिलायंस ऑन सोलर पावर। यस, तभी तो ये ज्यादा हाइट, ज्यादा समय तक रह सकते हैं ऊपर। आ जाते हैं अपन एसकेओ से रिलेटेड एक सवाल है, बट इट इज नॉट आस्किंग यू दी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टली द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसकेओ। ये एक कॉस्मिक डॉन टर्म आपसे पूछना चाह रहा है कि साहब कॉस्मिक डॉन टर्म का मतलब क्या है। सवाल कहता है दैट वन ऑफ द प्राइमरी साइंटिफिक गोल्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी एसकेएओ इज टू इन्वेस्टिगेट अ पीरियड इन द यूनिवर्स हिस्ट्री नोन एज कॉस्मिक डॉन। ये कॉस्मिक डॉन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर बी है, इट इज द टाइम व्हेन फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज बिगिन टू फॉर्म। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एसकेएओ और कॉस्मिक डॉन। पहले कॉस्मिक डॉन की बात कर लेते हैं, फिर एसकेओ का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेंगे। कॉस्मिक डॉन क्या है? देखिए, जब आपका बिग बैंग हुआ वो कब हुआ? 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत मिलियन ईयर्स तक डार्क एजेस चलती रही, मतलब कोई स्टार नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, छोटे छोटे एटम्स बन रहे थे, मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, छोटे ऑब्जेक्ट बन रहे थे, बट देयर वाज नो स्टार व्हिच कैन एमिट लाइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क एजेस आफ्टर द बिग बैंग। कई मिलियन ईयर्स लग गए एंड देन द फर्स्ट स्टार स्टार्टेड टू फॉर्म। सो कॉस्मिक डॉन का मतलब होता है इट इज दैट टाइम, डॉन का मतलब जब आपका उजाला होना चालू हो रहा है। सो कॉस्मिक डॉन मींस इट इज दैट टाइम वेयर द फर्स्ट स्टार और गैलेक्सीज स्टार्टेड फॉर्मिंग। ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आज तक हम ये पीरियड स्टडी नहीं कर पाए हैं। इवन आवर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स आर एबल टू सी बैक ओनली अप टू 150 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। मतलब बिग बैंग के 150 मिलियन ईयर्स जब हो गए उसके बाद के टाइम की स्टडी कर पा रहे हैं। इसके पहले के टाइम की स्टडी हमारे सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप भी नहीं कर पा रहे हैं, बट एसकेओ इज हैविंग दिस ऑब्जेक्टिव कि साहब हम वो टाइम स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा एसकेओ है क्या? सो बेसिकली एसकेओ इज अ टाइप ऑफ रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है? देखो, हम जो नॉर्मल ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं, व्हाट दे डू इज दे ऑब्जर्व द लाइट कमिंग फ्रॉम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, उस लाइट के बेसिस पे ये स्टडी करते हैं। रेडियो टेलीस्कोप का मतलब ये है कि साहब ये जो रेडियो वेव्स एमिट हो रही हैं बाहर के ऑब्जेक्ट से, उस रेडियो वेव को स्टडी करेंगे। ठीक, इसका फायदा क्या है? सिंपल सा फायदा ये है कि अगर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है तो आप सिर्फ दिन में स्टडी कर सकते हो, राइट? बट इन केस ऑफ रेडियो वेव्स अगर आप डिटेक्ट करोगे उसकी,
तो आप नाइट में भी स्टडी कर सकते हो। देखो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल वेवलेंथ में रेज एमिट कर रहा है, कुछ विजिबल लाइट है, कुछ रेडियो वेव्स हैं, कुछ इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो आपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से विजिबल लाइट तो स्टडी कर ली, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट? तो रेडियो वेव भी अगर आप स्टडी कर पाओगे तो बेटर क्लैरिटी आ पाएगी ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट? अब एसकेओ एक टाइप का रेडियो टेलीस्कोप है, बट इतना ही नहीं, दिस इज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप दैट वी हैव ऑन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। ये मल्टीपल कंट्रीज का प्रोजेक्ट है, बहुत सी कंट्रीज इनमें इन्वॉल्व है। जस्ट नाउ इंडिया हैज ऑल्सो ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? इसके कुछ टेलीस्कोप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और कुछ आई थिंक साउथ अफ्रीका में। सेकेंड लोकेशन आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार थोड़ा सा प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा। एक तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? तो ये दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में रेडियो टेलीस्कोप्स का एक कॉम्बिनेशन है। इसका नाम SKAO क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट वन रेडियो टेलीस्कोप, इट्स एन अरे ऑफ टेलीस्कोप, मतलब मल्टीपल है। स्क्वायर किलोमीटर क्यों? क्योंकि जब हमने इसे प्लान किया था तब हमने सोचा था साहब कि एक पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे। राइट नाउ हमने सोचा कि भाई कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो कम कर लिया है, बट इनिशियली ये टारगेट था। ये है आपकी फोटो रेडियो टेलीस्कोप की। तो ये आपके नॉर्मल टेलीस्कोप की तरह नहीं दिखते हैं, ये बेसिकली एक मेटेलिक ट्री की तरह आपको दिखेंगे जो ये सिग्नल्स रिसीव करते हैं, रेडियो सिग्नल। चलिए, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। बेस्ट ऑफ लक।